अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इसी क्राइम तक कहानी के एपिसोड में आपको एक कहानी सुनाई थी मैंने, डॉन आफ्ताब अंसारी की। आफ्ताब अंसारी एक ज़माने में अमेरिका का मोस्ट वांटेड था। अब आप कहेंगे इंडियन आफ्ताब अंसारी, उसका अमेरिका से क्या लेना देना। कोलकाता कॉन्सुलेट में एक आतंकवादी हमला हुआ था और उस हमले का जिम्मेदार माना गया था कोलकाता के अमेरिकी कॉन्सुलेट में आफ्ताब अंसारी को। और उसके बाद जांच के बाद बाकायदा अमेरिका आफ्ताब अंसारी की तलाश में था, लेकिन आफ्ताब अंसारी देश से भागकर दुबई में छुपा हुआ था। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर थे नीरज कुमार, जो बाद में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने। कहानी के कई एपिसोड में आपने उनको सुना भी, उनकी कहानियां भी मैंने बहुत सुनाई। तो एक तरफ अमेरिका को चाहिए था, भारत को भी चाहिए था आफ्ताब अंसारी, क्योंकि बहुत सारे जुर्म में उसका हाथ था। तो पता चला कि वो दुबई में है, अपनी एजेंसी लगी रही और आखिरकार दुबई की एजेंसी और दुबई की पुलिस, दुबई की एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने मदद की। और इनकी मदद करने के बाद आफ्ताब अंसारी को चाहते तो दुबई वाले पाकिस्तान जाने का मौका दे सकते थे, लेकिन उन्होंने रोक लिया जब उन्हें पता चला ये पाकिस्तान भाग रहा है। और तब तक अपने यहाँ कोई ऐसा डिपोर्ट और वो था नहीं कि दुबई से किसी क्रिमिनल को भेजा जाता। ये आफ्ताब अंसारी पहला केस था जिसे दुबई से डिपोर्ट करके इंडिया भेजा गया था। ये दुबई पुलिस और दुबई की एजेंसी, दुबई की एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी मेहरबानी थी, उनकी मदद थी। तो आफ्ताब अंसारी को पाकिस्तान जाने से पहले पकड़ लिया और पकड़ के रखा, भारत को इन्फॉर्म किया। हमारे यहाँ से तब नीरज कुमार आफ्ताब अंसारी को लेने दुबई गए थे। वो कहानी मैंने आपको डिटेल में सुनाई है। 10 फेब 2002, 10 फरवरी 2002 को आफ्ताब अंसारी को दुबई से दिल्ली लाया गया बाकायदा। इसके बाद जेल भेजा गया उसे 10 फरवरी 2002। करीब 10 फरवरी 2002 के बाद भारत सरकार ने भी बड़े थैंक्स बोला दुबई के एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी पुलिस को, कि आपने हमारे एक ऐसे क्रिमिनल को हमें सौंप दिया। लेकिन इसके बाद 2 महीना गुजरता है, 2 महीने से भी कम। 2 अप्रैल 2002, 10 फरवरी 2002 को आफ्ताब अंसारी आया। इसके बाद 2 अप्रैल 2002 दुबई में एक कत्ल होता है। दुबई के एक शेख, मिस्टर AMI इनका नाम, और ये शेख थे, बड़े बिजनेसमैन थे, लैंडलॉर्ड थे, अमीर थे। इन शेख ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी इनकी वहीं की थी, दुबई की, UAE की। दूसरी बीवी जो थी वो सिटीजन इंडिया की थी, मुंबई की, और मुंबई की रहने वाली। नाम था रोशन अंसारी। मुंबई के अच्छे ठीक ठाक परिवार में पली बढ़ी। इसके बाद वो दुबई कई बार आना जाना हुआ, शेख से मुलाकात हुई, आंखें मिली और शेख ने रोशन अंसारी से शादी कर ली। रोशन अंसारी उस शेख की दूसरी बीवी। रोशन अंसारी को उस शेख से एक बेटा हुआ और उस शेख की पहले से एक बेटी थी और उस बेटी की उम्र 2002 में 19 साल थी। शेख चूँकि UAE का नागरिक, रोशन अंसारी ने जब शादी की तो वो भी UAE की सिटीज़न हो गई। लेकिन ये जो रोशन अंसारी थी, शेख अमीर था, उसकी बीवी भी थी, लेकिन उसके बावजूद ये कई इसके हाव भाव ठीक नहीं थे। कहते हैं कि दुबई में हाई प्रोफाइल लोगों को प्रोस्टिट्यूशन का जो पूरा एक धंधा था उसमें ये शामिल थी और लड़कियां सप्लाई करती थी। इत्तेफाक से शेख की पहली बीवी की बेटी को रोशन आरा के इस कारोबार के बारे में पता चल गया और रोशन आरा को लगा कि अब ये बात शेख तक जाएगी, शेख से जितनी सहूलियत मिल रही है, आराम, आसाइश, वो सब छिन जाएगी, तो क्या करे। उसने कहा कि इस शेख की पहली बीवी की बेटी को रास्ते से हटा दो। 2 अप्रैल 2002 का वो दिन था। घर में, ये अल हमरिया इलाका है एक दुबई में, अबू हेल पोस्ट ऑफिस के पास पड़ता है। तो अल हमरिया इलाके में शेख का घर था। उस दिन बेटी अकेली थी और साथ में रोशन अंसारी का 10-12 साल का एक बेटा भी था। 3 इंडियन और 2 बांग्लादेशी जो काम भी करते थे और रोशन अंसारी को जानते थे। रोशन अंसारी इन्होंने बुलाया अपने घर में और इसके बाद इन 5 ने मिलकर
उस शेख की पहली बेटी को पूरी तरह से मारना पीटना शुरू किया। उनमें से 2 ने तो रेप भी किया और इसके बाद तब तक मारा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। और रोशन अंसारी ये सब कुछ देख रही थी, उसी के इशारे पर हो रहा था। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ हो रहा था और वो लड़की पिटाई की वजह से चीख रही थी, रोशन अंसारी का 10 साल का बेटा इन चीखों को सुनकर अपने कमरे से बाहर आया और उसने देखा तो उसकी माँ ने फिर उसको वापस देखा कि ये बाहर आ रहा, दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर लड़की की मौत हो गई। उसके बाद उसी घर के अंदर स्टोर रूम था एक, उस स्टोर रूम में खुदाई शुरू की रोशन अंसारी ने अपने लोगों से कहकर। अब रात को खुदाई हो रही, खटपट की आवाज़ आई, बच्चा फिर जागा। तब तक कई घंटे गुजर चुके थे, दरवाज़ा खुला था, वो नीचे आया तो उसने देखा स्टोर रूम में कुछ लोग ज़मीन खोद रहे हैं। उनमें से एक की नज़र पड़ गई उस बच्चे पे। अब चूंकि रोशन अंसारी का बच्चा था, उसे पकड़कर वापस कमरे में डाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया इस बार। इसके बाद उन्होंने उस लड़की को वहीं दफना दिया। बात आई गई हो गई। नेक्स्ट डे रोशन अपने बेटे को लेकर वहां से इंडिया भाग आती है, मुंबई, बहाना करके कि कुछ ज़रूरी काम है, क्योंकि उसे डाउट था कि कल को कत्ल हो तो पकड़ा जाए तो यहाँ पे सज़ा भी ज़्यादा होगी। तो वो अगले ही दिन यानी कि 3 अप्रैल को मुंबई पहुंच जाती है। अब 3 अप्रैल को उधर शेख देखता है कि उसकी बेटी से बातचीत नहीं हो रही है, वो कहाँ है और कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी दौरान में जो घर के कुछ बाकी मुलाजिम थे, नौकर चाकर, वो सुबह घर आते हैं तो उनको कुछ स्टोर रूम के आसपास खून के निशान दिखाई देते हैं। बेटी गायब है, शेख परेशान है, बीवी मुंबई अचानक चली गई, सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। इधर नौकर बताता है कुछ खून के छींटे, कुछ खून की बूंदें जो हैं वो स्टोर रूम की तरफ जा रही हैं। वो घबरा गए, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस की टीम आई। अब उस निशान को देखते देखते पुलिस की टीम स्टोर रूम तक पहुंचती है। स्टोर रूम में जाती है तो अजीब सा मंजर दिखता है। मंजर ये कि स्टोर रूम की ज़मीन खुदी की ताज़ी ताज़ी और उसको ताज़ा ताज़ा ढका गया है। पूछा गया ऐसे क्या यहाँ पे कुछ खास, तो बताया गया कोई वजह नहीं है। पुलिस की टीम ने फिर उस जगह की खुदाई की। जैसे ही खुदाई की, अंदर से शेख की 19 साल की बेटी की लाश बाहर आ जाती है। फ़ौरन दुबई पुलिस मामला दर्ज करती है, उसका एक एक करके पूछना शुरू करती है। सबसे पहले वो एक मोहम्मद शफीक नाम के इंसान को गिरफ्तार करते हैं। मोहम्मद शफीक एक कार पॉलिशिंग कंपनी में अजमान में काम करता था और उससे एक दिन पहले इस घर में बाकी नौकरों ने उसे देखा था और रोशन आरा का जानकार था। तो उसको जब पकड़ा तो फिर उसने सारी राज खोल दी। उसने कहा कि हाँ मैं आया था और ये ऐसे से कत्ल था, रोशन अंसारी के कहने पे किया था, हमारे साथ 4 और लोग थे। इसके बाद एक एक कर उन 4 को गिरफ्तार किया गया। 5 लोग गिरफ्तार हो गए, उनके बयान दर्ज हुए, रोशन अंसारी का नाम आ गया कि यही कातिल है। अब दुबई पुलिस की प्रॉब्लम ये कि रोशन अंसारी मुंबई भाग चुकी है, कैसे उसको वापस लाया जाए, मुश्किल काम था। जो दुबई के उस वक्त के पुलिस चीफ थे, अचानक उन्हें याद आया कि इंडिया में एक अफसर है, पुलिस अफसर, जिसे वो जानते हैं और उन्होंने भी 2 महीने पहले उसकी मदद की है। और वो अफसर नीरज कुमार, IPS, जो CBI में रहे, ज्वाइंट डायरेक्टर, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे। और जब आफ्ताब अंसारी को 10 फरवरी 2002 को दुबई से दिल्ली लाया गया तो नीरज गुप्ता वहीं गए थे, नीरज कुमार जी सॉरी, और दुबई के उन पुलिस चीफ ने भी मुलाकात की, एयरपोर्ट तक उनकी मदद की। नीरज कुमार से जान पहचान भी हुई रहने के दौरान में, नंबर भी एक्सचेंज हुआ। अब इधर रोशन अंसारी मुंबई भाग चुकी है और किसी को जानते नहीं है दुबई के पुलिस चीफ। शेख की बेटी के कत्ल का मामला है, जो UAE के सिटीजन है, मामला बड़ा था, कातिल को पकड़ना है और मेन कातिल बाहर। दुबई पुलिस चीफ ने सीधा नीरज कुमार को फ़ोन घुमाया और कहा कि ऐसी ऐसी बात है और मैंने आपको आफ्ताब अंसारी को इंडिया पहुंचाने में मदद की थी, मुझे आपसे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि एक शेख की बेटी की कातिल दुबई से भागकर मुंबई में पहुंच गई है और रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मुझे वही रोशन अंसारी चाहिए। हमने आपकी मदद की, अब आपकी बारी है। नीरज कुमार को मालूम था कि वाकई दुबई में बहुत मदद की थी, वरना इतनी आसानी से किसी को आप लेकर डिपोर्ट करके नहीं ला सकते थे। इत्तेफाक से जब ये फ़ोन आया दुबई के पुलिस चीफ का, नीरज कुमार पटना के एक हॉस्पिटल में थे।
उनके फादर, उनके पिता की तबीयत ख़राब थी ज़्यादा और वो एडमिट थे, बट उन्होंने बताया नहीं पुलिस चीफ को। उन्होंने कहा ठीक है, मुझसे जो होगा मैं करूँगा। लेकिन एक दिक्कत और आ गई। नीरज कुमार अब सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर नहीं थे, बल्कि उनको दिल्ली पुलिस में ट्रांसफ़र करके भेज दिया गया था और दिल्ली पुलिस में अब वो अपनी सेवा दे रहे थे। अब दिल्ली पुलिस का एक जुरिस्डिक्शन है सिर्फ दिल्ली तक। अब एक दुबई से भागी हुई कातिल, उसको पकड़ना है, दुबई भेजना है, ये काम सिर्फ एक ही एजेंसी कर सकती थी और वो सीबीआई। दुबई के पुलिस चीफ को भी नहीं मालूम था कि नीरज कुमार अब सीबीआई में नहीं है, अब क्या करें। लेकिन नीरज कुमार ने वादा किया कि मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद उन्होंने सीधे उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर को फ़ोन मिलाया पटना के हॉस्पिटल से और कहा कि ऐसे ऐसे दुबई पुलिस का चीफ का फ़ोन आया और उन्होंने मदद की। पहली बार डिपोर्ट हुआ आफ्ताब अंसारी, जिसके लिए हमें बहुत तारीफ़ भी मिली। अब उनकी बारी है रिटर्न गिफ्ट के तौर पर, वो एक रोशन अंसारी नाम की कातिल महिला, उसको वापस चाहते हैं और वो मुंबई में है। अब नीरज कुमार दिल्ली पुलिस में, सीबीआई के डायरेक्टर ये काम कर सकते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर ने नीरज कुमार से कहा कि आप इस काम को करने में सक्षम हो तो आप हमसे क्यों मदद मांग रहे हैं, आप कर लेंगे, आप अपने लेवल पे कर लीजिए। एक तरह से हरी झंडी मिली। इसके बाद नीरज कुमार ने सीधे मुंबई में उस वक्त सीबीआई के जो डीआईजी एंटी इकोनॉमिक्स विंग, एंटी इकोनॉमिक्स ऑफेंस, बल्कि सीबीआई में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो उस वक्त डीआईजी थे एंटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में मुंबई में। इनका नाम था वीरेंद्र सिंह। नीरज कुमार ने वीरेंद्र सिंह को फ़ोन किया। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है और दुबई के पुलिस चीफ ने मदद मांगी है और आफ्ताब अंसारी के बदले हमें उनके एक मुजरिम को उन्हें सौंपना है। लेकिन ये सारा काम ऑफिशियल नहीं होगा, इसमें बहुत सारे इश्यूज आएंगे। एक, कानूनी बहुत सारी झंझटें हैं कि हमने किसी को पकड़ा और हम उसे दुबई भेज रहे हैं। अगर ये बात लीक हो गई, कोर्ट तक कहीं पहुंची, तो रोशन अंसारी के वकील, उनकी पूरी बैटरी खड़ी हो जाएगी वकील की, और वो लोग फिर कहेंगे ये क्या है, आप कैसे भेज सकते हैं। फिर जो डिपोशन है या फिर ट्रीटी कोई अभी ऐसी है नहीं हमारी, तो क्या किया जाए। तो मामला कानून की इसमें फंस जाएगा। तो ये सारी चीज़ें खामोशी से करनी है, ऑफ द रिकॉर्ड। वीरेंद्र सिंह नीरज कुमार के अच्छे खासे जानने वाले, रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद अब वीरेंद्र सिंह ने कहा हम करते हैं। अब उन्होंने अपनी टीम लगाई मुंबई में रोशन अंसारी को पकड़ने के लिए। लेकिन रोशन अंसारी एक छलावा, वो मतलब बस भागी ही जा रही है। कभी साउथ में है, कभी नॉर्थ इंडिया में है, कभी कहीं और है। उसको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, लेकिन सीबीआई की टीम मिल नहीं रही। कई टीमों को इधर उधर लगाया गया। अच्छा, लोकल पुलिस से कुछ मदद मांगे, लोकल पुलिस मदद नहीं करे, क्योंकि लोकल पुलिस को ये भी पता नहीं था कि ये मामला है क्या और इसमें कैसे ऑफ द रिकॉर्ड सारा काम हो रहा है। लेकिन टीम लगी रही। सीबीआई के ही अलग अलग जो लोग थे, रोशन अंसारी के घर, उसके मामा माँ, जितने भी लोग थे, उन सब के घरों पे नज़र रखे हुए हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। पता चलता कभी बेंगलोर में है, कभी चेन्नई में है, कभी हैदराबाद में है, कभी गुजरात में है, और वो इधर उधर भाग रहे थे। और उसे भी मालूम था कि दुबई के एक शेख की बेटी का उसने कत्ल किया है, तो कुछ ना कुछ इसमें पुलिस करेगी। तो वो छुपती फिर रही, इधर सीबीआई ढूंढती जा रही है। कई टीमें लगी हुई हैं। इस दौरान में अब नीरज कुमार लगातार अभी छुट्टी पर हैं, हॉस्पिटल में अपने फादर को देख रहे हैं, उनकी तीमारदारी कर रहे हैं। उन्हें लगा, इधर वीरेंद्र सिंह डेली अप टू डेट अपडेट दे रहे हैं उन्हें कि अगर रोशन अंसारी पकड़ी, अब ये था कि चलो टीम तो लगी हुई है, लेकिन पकड़ेगी तो उसका करेंगे क्या, कैसे दुबई भेजेंगे। अब ये भी इशू था, क्योंकि इसमें कानूनी झंझट है, अदालत से परमिशन लेने पड़ेगा, फिर अदालत में वकील खड़े हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। तो अभी पकड़ी नहीं गई रोशन अंसारी, लेकिन तैयारी ये हो रही है कि कैसे, अगर वो मान लो सपोज आज अगर गिरफ्तार हो गई, तो उसे कैसे दुबई भेजेंगे और कितने कम वक्त में भेजना है। फिर नीरज कुमार ने उस वक्त के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे फॉरेन मिनिस्ट्री में, खान मार्केट में उनका दफ्तर है, उनसे जाकर वो पटना से आए और बाकायदा मिले एक दिन के लिए, और उन्होंने बताया कि ये इशू है और आफ्ताब अंसारी ने हमारी मदद की थी दुबई ने, और ये एक अच्छा होगा दोनों देश के बीच में, क्योंकि आपको पता है डी कंपनी से लेकर सारे अंडरवर्ल्ड के लोगों का बड़ा उधर यूएई आना जाना है। तो फ्यूचर में भी अगर ऐसे किसी, क्या पता दाऊद इब्राहिम ही मिल जाए, तो उसको लाने में फिर आसानी होगी अगर हम उनकी मदद करते हैं।
जॉइंट सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्ट्री समझ के इस बात को, नीरज कुमार ने कहा कि हमें एक लीगल पेपर चाहिए, लीगल पेपर ऐसा जिसके बाद हम उसको दुबई भेज सकें बिना किसी कानूनी झंझट के, यानी कि डिपोर्ट कर सकें, देश निकाला कर सकें। फॉरेन मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी ने ये बात मान ली और उन्होंने वो लीगल डॉक्यूमेंट्स दे दिया, एक तरह की इजाज़तनामा कि ठीक है, अगर वो पकड़ में आए तो आप फ़ौरन उसको ले जा सकते हैं, कोई भी नहीं रोकेगा आपको। अब ये लेटर भी मिल गया, अब सिर्फ कल्प्रिट की तलाश है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार 4 मई की शाम को मुखबिर से खबर मिली, वीरेंद्र जो अपने कुमार सीबीआई के डीआईजी, कि रोशन आरा अपनी मां के घर आई है मुंबई में। फौरन सीबीआई की एक टीम घर पे जाती है, ये भी है कि लोकल पुलिस को भी पता ना चले, और उसके बाद रोशन वहाँ पे मिलती है। रोशन को सीबीआई की टीम अपने साथ लेती है, आनंद फानंद में गाड़ी में बिठाती है। इसके बाद यहाँ नीरज कुमार को खबर दिया जाता है कि वो तो आ गई, और ये सब कुछ करते करते करीब रात हो गए थे 9-10। तो अब ये हुआ कि अब क्या करें। तब इसके बाद ये तय होता है कि इसको पहली फ्लाइट से ही दुबई भेजना है, और जो दुबई की फ्लाइट थी वो थी सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे की फ्लाइट है, रात करीब 10 बजे के आसपास पकड़ी गई है, लेटर मिल चुका है। अब यह कि कैसे भेजे, क्या करें। तो फिर यह हुआ कि जब उसको लेकर सीबीआई के ऑफिस पहुंचे रोशन को, तो पता चला कि उसका पासपोर्ट तो लाना ही भूल गए। अब बिना पासपोर्ट के रोशन को कैसे भेजेंगे दुबई। फिर ये हुआ कि उसके घर पे जब दबिश डाली थी वहाँ पे पासपोर्ट नहीं मिला, कुछ लोगों ने कहा सीबीआई के। फिर ये हुआ कि दोबारा जाओ, फिर दोबारा वहाँ पहुँचे। तब तक घर वालों को कहा था कि ऐसी नॉर्मल पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। इस दौरान में लोकल पुलिस को भी खबर मिल गई कि कोई लोग आए और वो उठा कर ले गए। अब लोगों को भी ये था कि अगर पता चल जाएगा तो वो गुस्सा होंगे, हो सकता है धरना प्रदर्शन शुरू कर दें कि ज़बरदस्ती एक महिला को, और उस वक्त उसकी उम्र 39 साल थी, 39 रोशन की। तो धरना प्रदर्शन हो गया, कोई कोर्ट पहुंच गया तो सारा मामला सुबह सूरज निकलने के बाद बेकार हो जाएगा, उसको भेज नहीं पाएंगे। सीबीआई की टीम फिर भी रिस्क लेके दोबारा घर जाती है, वहाँ पे पासपोर्ट नहीं मिलता। फिर रोशन के मामा के घर जाती है, मामा के घर से रोशन का पासपोर्ट बरामद हो जाता है। पासपोर्ट लेकर वो फ़ौरन भागते हैं, रात के रात फिर ये एयरपोर्ट पहुँचते हैं। अब ये है कि लेकर कौन जाएगा। उस वक्त एसीपी ज्योत्सना रसम थी एक मुंबई पुलिस में, जो इस ऑपरेशन में साथ थी लगातार, और इस ऑपरेशन में रोशन को ढूंढने भी मदद कर रही थी। अचानक एसीपी ज्योत्सना रसम ने कहा वीरेंद्र कुमार से कि सर, अगर रोशन अंसारी को दुबई पुलिस के हवाले करने के लिए मैं उसके साथ तक दुबई जाऊं तो। रात की बात है ये। वीरेंद्र कुमार पूछते हैं तुम्हारे पास पासपोर्ट? बोले हाँ मेरे घर पे है। फ़ौरन भागती हैं एसीपी ज्योत्सना, अपने घर से पासपोर्ट लेकर आती हैं। इसके बाद एयरपोर्ट पहुंचती हैं। इधर पूरी रात नीरज कुमार पटना में है, हॉस्पिटल में वो जाग रहे हैं। इधर वीरेंद्र सिंह भी, बस वीरेंद्र कुमार ये दुआओं के साथ कि ये फ़्लाइट में बैठ जाओ, उससे पहले कोई ऐसा ऑर्डर ना आ जाए कानूनी कि हमें रोकना पड़े, क्योंकि मामला एक को पकड़ कर और डिपोर्ट करने का था, वो भी बिना कोर्ट में पेश किए हुए। सब कुछ इवन मीडिया को भी पता चल जाए तो बहुत सारी बातें बन जाती। लेकिन शुक्र यह है कि सुबह टाइम पर फ्लाइट उड़ी, उसमें रोशन अंसारी बैठी, उसमें एसीपी ज्योत्सना बैठी। दुबई पुलिस चीफ को खबर की गई। वहाँ पे करीब 3.5 घंटे की फ़्लाइट जो उड़ान थी दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करती है, और वहाँ पे पुलिस की टीम बाकायदा खुद एयरपोर्ट पे मौजूद, अपनी सबसे बड़ी कातिल को गिरफ्त में लेने के लिए। इसके बाद गिरफ्त में लेती है। एसीपी ज्योत्सना का वहाँ पे ऐसे स्वागत होता है जैसे उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे मैं मेडल जीत कर आई हूँ। वहाँ के फिर अगले दिन मीडिया में भी पता चलता है, मीडिया वाले भी बातचीत करने को बेताब थे। और फिर उसके बाद खबर छपती है यूएई और दुबई में कि कैसे एक शेख की 19 साल की बेटी को जिसने कत्ल किया, उसे हिंदुस्तान से पकड़कर महीने भर के अंदर 2 अप्रैल को ये कत्ल हुआ था, और 5 मई की सुबह रोशन दुबई में थी। बाद में रोशन और उन 5 को कोर्ट में पेश किया गया। 2003 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। रोशन को इस कत्ल के लिए 20 साल की सज़ा सुनाई गई। तो 20 साल अगले साल या इस साल के एंड में पूरा हो रहा है। 39 की थी, अब 59 के करीब जेल से बाहर आएगी। और बाकी जो लोग थे उन्हें भी उम्र कैद इसी तरह की सज़ा दी गई।